हेलो एवरीवन, आज की कहानी है सास की ऐस। बहू, मेरे बेटे को मत मारो। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। ठीक है बुढ़िया, आज तो छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे से अगर मेरी बात टालने की कोशिश की तो तुझे पता है इस घर में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोगों को इस घर से निकालने के लिए मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। एक तो तुम लोगों को अपने घर में रख रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तुम लोगों को खाना भी खिलाऊं। अभी तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है, जा कर के कुछ काम धाम देखो और कुछ पैसे कमा कर लाओ, तभी मैं इस घर में तुम्हें रखूंगी। बेटा, तुम्हारे कहने से मैं 2 दिन से अपने लिए काम ढूंढने तो जा रही हूँ, लेकिन मुझ बुढ़िया को कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं होता। यह मेरी उम्र है क्या काम करने की? लोग तो मुझे देखते ही काम देने से मना कर देते हैं, और इस बुढ़ापे पर मैं काम भी क्या करूंगी? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, ना मैं पढ़ी लिखी हूँ। अब बताओ मैं बाहर जाकर क्या काम करूँ? मुझे नहीं पता। किसी के घर में जाकर झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तन धो, कुछ भी करो, चाहे सड़क पर जाकर भीख मांगो, लेकिन घर में पैसे कमा कर लाओ, तभी मैं तुम दोनों माँ बेटे को अपने घर में रखूंगी। बहुत दिन तो माँ बेटे को फोकट में खिला दिया, अब घर खर्चे के लिए पैसे कमा कर नहीं दोगे तो इस घर से निकाल फेंकूंगी। ठीक है, मैं आज फिर अपने लिए कुछ काम देखने के लिए जाऊंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम मेरे बेटे को नहीं मारोगी, यह वादा करो। दरअसल लाजवंती जी का बेटा विष्णु बचपन से ही मंद बुद्धि था, उसके दिमाग का विकास नहीं हुआ। उम्र तो बढ़ती चली गई पर उसका दिमाग ही नहीं बढ़ा। अभी 1 साल पहले ही लाजवंती जी के पति की मृत्यु हो गई थी। वो अपने बेटे बहू के घर में आकर रहने लगी थी, क्योंकि घर पर खाने पीने का और खर्च चलाने का कोई भी जरिया नहीं था। लाजवंती जी ने बार बार अपने बड़े बेटे नयन से जिद करके अपने छोटे बेटे विष्णु को, जो कि मंद बुद्धि था, उसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए कहा। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर इसका सही तरीके से साल भर तक इलाज चलेगा तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, नहीं तो इस तरह से पूरी जिंदगी मंद बुद्धि ही रहेगा। लेकिन बड़े बेटे ने इलाज के लिए पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि जो मैं तुम्हारे खर्चे भी उठाऊं और तुम्हारे बेटे का भी इलाज कराऊं। घर में रह कर के 4 रोटियां खा रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। रहने के लिए छत दे रहा हूँ, यही एहसान मानो। लाजवंती जी का बड़ा बेटा बहू 1 नंबर के स्वार्थी और लालची है। उन दोनों को पैसों के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि अपने माँ और भाई भी दिखाई नहीं देते। बहू बेटे अपने माँ और भाई को 2 वक्त की रोटी तो देते थे, लेकिन वह भी उनको खलती थी। इसके बदले में वह लाजवंती जी से पूरे घर का काम करवाते थे, और लाजवंती जी करती भी क्या, बुढ़ापे की उम्र में अपने मंद बुद्धि बेटे को कहाँ लेकर जाती। इस बुढ़ापे पर उन्हें सहारा देने वाला भी कोई नहीं था। बहू बेटे के घर में अपमान सहकर रहने लगे। इतने बड़े घर में लाजवंती जी की बहू ने उन्हें और उनके बेटे को रहने के लिए सबसे पीछे का एक कमरा दिया है, जिसमें उसने स्टोर का सामान भी रखा हुआ है। बहुत सारा कबाड़ भी भरा हुआ था। कमरे में माँ बेटे दोनों की चारपाई तक नहीं बिछ पाती है, सिर्फ एक ही बेड पड़ा है और एक गद्दा नीचे बिछाकर लाजवंती जी लेट जाती है। किसी तरह से अपने बहू बेटे के एहसान तले दबकर और बहू बेटे का अपमान सहकर अपने जीवन को काट रही है, क्योंकि पति की मृत्यु हो जाने के बाद ही बेटा गांव आया। यह कहकर गांव का मकान बेच दिया कि अब आप लोग इधर गांव में रहकर क्या करेंगे, हमारे साथ शहर चलिए, हम विष्णु का इलाज भी कराएंगे और आपको भी उधर अच्छे से रखेंगे। घर बिछवाने के लिए बेटी बहू ने बड़ी मीठी मीठी बातें की थी, मेरे बुढ़ापे पर देखभाल करने की बात कही थी, और मेरे बेटे विष्णु को बड़े से अस्पताल में इलाज कराने की भी बात कही थी। मैं भी अपने बेटे बहू के घर यही सोचकर आई थी कि गांव में क्या करूंगी, अब तो मेरे पति भी नहीं रहे, कम से कम यहाँ मेरा बेटा मुझे और मेरे बेटे को सहारा दे रहा है, अपने साथ ले जा रहा है, यही बहुत है। लेकिन नियति का किसको पता था कि बहू बेटे के मन में क्या चल रहा है।
जब तक गांव का घर नहीं बिका था तब तक बहू बेटे ने मुझे और मेरी बेटी को बहुत अच्छे से रखा, लेकिन जैसे ही गांव का घर बिक गया और पैसे बेटे के हाथ में आ गए, उसके बाद बहू बेटे के तेवर ही बदल गए थे। बेटा पढ़ने में होशियार था तो भगवान की दया से उसकी अच्छी खासी नौकरी लग गई थी। पैसे भी खूब कमाता था, लेकिन अपने सारे पैसे अपनी पत्नी के ऊपर ही लुटाता। कभी अपनी माँ को 4 पैसे नहीं देता, अपने भाई की दवाइयों के लिए भी 4 पैसे खर्च नहीं करता। लेकिन मजाल है कि बहू बेटे के हाथ से 100 रुपया भी निकल जाए। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन अब तो बहू को घर में बैठी हुई सास और देवर बोझ लगने लगी। हालांकि बहू अपनी सास से घर के सारे काम करवाती, पूरा दिन पलंग पर लेटी लेटी आराम करती और लाजवंती जी घर के झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ करती है। और बहू अपनी सास और देवर को सबसे बाद में खाने के लिए देती है। बाद में जो भी बच जाता है वह उन दोनों को खाने के लिए दिया जाता है। कभी कभी तो बासी खाना भी बहू माँ बेटी को खाने के लिए दे देती थी और बेटा कुछ भी नहीं कहता था। एक दिन बहू लाजवंती जी को 2 दिन का बासी खाना देकर चली गई। लाजवंती जी ने रोटियों को खोलकर देखा तो उनके अंदर फफूंदी लग गई थी। फफूंदी लगी हुई रोटी को देखकर विष्णु कहता है, माँ आप ये रोटी मत खाओ, पूरा दिन घर का काम करती हूँ और भर पेट खाने को भी नहीं मिलता, मैं आपकी सहायता भी नहीं कर पाता, आप यह बासी खाना मुझे दे दो। मेरा तो नया शरीर है, मैं इसको हजम कर लूँगा, पर आपके बुढ़ापे के शरीर में यह बासी खाना नुकसान कर देगा। और माँ भाभी आप पर इतना अत्याचार करती है, कितना काम करवाती है, लेकिन मैं आपकी कोई सहायता भी नहीं कर पाता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी बस नरक बन के रह गई है। ऐसी जिंदगी से तो लगता है कि मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है। लाजवंती जी अपने बेटी के माथे पर हाथ रखती हुई कहती है, ना बेटा ऐसी बात नहीं करते हैं, एक तू ही तो है मेरे जीवन का सहारा। तेरे पिता के जाने के बाद बहू बेटे कब पराए हो गए पता ही नहीं चला। अगर तू भी चला गया तो मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तेरे लिए मैं कुछ भी करूंगी, तू चिंता मत कर। माँ मुझसे भाई और भाभी का ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं होता। काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता जिससे आपको इस नरक से निकाल पाता। विष्णु कहता है, क्योंकि विष्णु भले ही मंदबुद्धि था पर अपनी माँ की ऐसे हालत देख नहीं पा रहा था। तभी उसकी भाभी आ गई। दोनों माँ बेटे को बात करते हुए देखती है तो गुस्से से तमकते हुए कहती है, ये बुढ़िया अपने बेटे के साथ मिलकर मेरी बुराइयां कर रही है। घर में कितने सारे काम पड़े हुए हैं, पहले उनको निपटा ले। और तुमसे अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहा था, कुछ काम मिला या नहीं? जल्दी से सारे काम करने के बाद अपने लिए बाहर कुछ काम देखने जाओ, जिससे 4 पैसे कमा कर लाओ। बहू मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं, बस थोड़े से बर्तन हैं वो धुल देती हूँ, उसके बाद 2 रोटी खाकर काम ढूंढने के लिए निकल जाऊंगी। बहू आज की 2 ताज़ा रोटियां दे दो, क्योंकि तुमने जो बासी रोटी दी थी वो तो खराब हो गई है, उनको खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी। ए बुढ़िया, रोटी खाने की क्या ज़रूरत है, पहले काम ढूंढ के आ। अगर एक दिन रोटी नहीं खाएगी तो मर थोड़ी ना जाओगी। मैंने तो कभी नहीं सुना कि बासी रोटी खाने से कोई मर गया है। अगर खानी है तो वही रोटी खा लो और चुपचाप से अपने लिए काम ढूंढने निकल जाओ। थोड़े से बर्तन भी पड़े हैं, उन बर्तनों को धुल के जाना। बहू अपने देवर से कहती है, पूरे दिन कमरे में बैठा रहता है ये पागल, ये ले झाड़ू पकड़ और बाहर वाले आंगन में झाड़ू लगा। और बहू अपने देवर को पागल कहाँ का बोल दरवाजे की ओर धक्का दे देती है। अपने बेटे को दरवाजे के पास गिरा हुआ देखकर लाजवंती जी दौड़ कर आती है। देखती है विष्णु के पैरों में जगह जगह खरोच पड़ गई है, जहाँ से खून निकलने लगा है। लाजवंती जी की आंखों में आंसू आ गए। विष्णु अपनी माँ की आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, एक दिन समय बदलेगा। तुम देखना, आज जो भाई भाभी आपको और मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, एक ना एक दिन उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर विष्णु पास में पड़ी झाड़ू को उठाकर आंगन में घसीटते हुए
झाड़ू लगाने लगा। लाजवंती जी अपनी आंखों में आंसू लिए घर के काम निपटाने के बाद अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकल गई। एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोच रही थी कि वह ऐसा क्या काम करे जिससे पैसे कमा सके। लाजवंती जी ने सोच लिया है कि अब वह कुछ न कुछ जरूर करके रहेगी। अपने और अपने बेटे के लिए उन्हें कुछ करना है। जिस दिन वो कुछ करने लगेगी उस दिन अपने बेटे को लेकर इस घर से निकल जाएगी, क्योंकि अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था अपने बहू के अत्याचार को सहना। बेटा नयन तो कब कब गूंगा हो गया था, कुछ कहता ही नहीं था। इसलिए लाजवंती जी ने ठान लिया था कि अब वो कुछ न कुछ जरूर करके रहेगी, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। अगले ही पल लाजवंती जी सोचने लगते कि उन्हें घर के कामों के अलावा कुछ भी तो नहीं आता। अंगूठा छाप है, कोई उन्हें काम क्यों देगा। चलते चलते वो बाजार में पहुंच गए। बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं। तभी उनकी नज़र एक ऐसी जगह पर गई जहाँ 10-12 औरतें बैठकर अचार बना रही थी। वह सोचने लगती कि मुझे भी तो आता है अचार बनाना। मैं तो अलग अलग प्रकार के अचार भी बनाने जानती हूँ। गांव में तो सब आते थे मुझसे अपना अचार डलवाने। लाजवंती जी ने सोचा क्यों न उस दुकान पर अपने लिए कोई काम मांग ले, शायद वो मुझ बुढ़िया पर दया खाकर कोई काम दे दे। जैसे ही दुकान के अंदर जाने पर दुकान का मालिक पूछता है, क्या अम्मा जी कुछ चाहिए क्या आपको? हाँ बेटा, कुछ काम चाहिए। अगर तुम्हारे इधर कुछ काम हो तो मुझे दे दो। अरे अम्मा, तुम्हें क्या आता होगा, हमारे इधर तो अचार डालने का काम होता है और मेरे पास तो पहले से ही काम करने के लिए महिलाएं हैं। आपके लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। हाँ, अगर कुछ नया तरह का अचार बनाने आता है तो बताओ। लाजवंती जी बोली, मैं मीठा अचार बना सकती हूँ। मेरे हाथ का मीठा अचार पूरे गांव में प्रसिद्ध है। अगर तुमको काम चाहिए तो मीठा अचार बनाकर हमें टेस्ट करवाओ, अगर अच्छा लगा तो तुम्हें काम मिल जाएगा। लाजवंती जी ने 2 से 3 घंटे में वहीं रखे सामग्री से मीठा अचार बना दिया। अचार टेस्ट करने के बाद दुकान वाले ने कहा, अम्मा जी आपकी मेरे इधर नौकरी पक्की है, कल से आप समय से आ जाया करो। इसके लिए मैं आपको हर महीने 5,000 दिया करूँगा। दुकान मालिक की बात सुनकर के लाजवंती जी खुशी से फूली नहीं समा रही है। उन्हें तो ऐसे लग रहा है कि अब जब उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे तो वो अपने बेटे की दवाइयों का खर्चा आसानी से निकाल पाएगी और बहू भी अब उन्हें परेशान नहीं करेगी। थकी हारी लाजवंती जी शाम तक घर वापस आई और अपने बेटे के पास देखने चली गई कि वह ठीक है या नहीं। देखा तो विष्णु आराम से चारपाई पर सो रहा था। घर में बेटा बहू कोई नहीं थी, शायद बाजार से कुछ सामान लेने गए। लाजवंती जी ने सुबह सुबह बिना खाए ही निकल गई थी। अब उन्हें बहुत जोरों से भूख लग रही थी। वह थाली में खाना लेकर परोस कर जैसे ही खाने के लिए बैठती है तभी उनकी बहू बाजार से आ गई। खाने की थाली को हटाते हुए कहती, अब तुम्हें इस घर में खाने को तभी मिलेगा जब तुम इस घर में पैसे कमा कर दोगी, फोकट में तुम्हें खाने को नहीं दूंगी। बहुत दिनों से खिला रही हूँ, अब बस बहुत हो गया। यह बताओ तुम्हें नौकरी मिली या नहीं? बहू सुबह से भूखी हूँ, सुबह अभी खाना खा कर नहीं गई थी। खाना तो खाने दो आप, फिर आराम से सब कुछ तुम्हें बताऊंगी। नहीं, जब तक तुम्हें काम नहीं मिलेगा तब तक खाने को नहीं दूंगी। लाजवंती जी अपने सारे के पल्लू से 500 निकाल के बहू को दे देती है और कहती है, ये लो बहू 500, मुझे नौकरी मिल गई है और ये 500 मुझे एडवांस में दिए हैं। अब कल से मैं पैसे कमाने चली जाया करूंगी। बहू बड़ा अचंभित होकर कहती है, अच्छा तुम्हें काम मिल गया? जरूर किसी ढाबे में बर्तन धोने का काम मिला होगा या किसी दुकान में झाड़ू पोछा करने का, और इससे ज्यादा तुम कुछ कर ही क्या सकती हो? आता ही क्या है तुम्हें? और हाँ, तुम यह मत सोचना कि घर से बाहर पैसे कमाने के लिए जा रही हो तो घर के सारे काम मैं करूँगी। घर से बाहर जाने से पहले घर के सारे काम करके जाना, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ। मैं कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। सुबह जल्दी उठ जाना और टाइम से आकर के फिर से सारे काम करना। खाने की थाली को सास की तरफ खिसकाते हुए बहू ने कहा और अपने कमरे में चली गई। भूखी प्यासी लाजवंती जी खाने को जल्दी जल्दी खाने लगती है क्योंकि भूख के मारे उनकी दम निकल रही थी। थोड़ी देर में लाजवंती जी का बेटा विष्णु जाग गया। विष्णु अपनी माँ को आवाज़ देता है, खाने के बाद
के पास जाती है और उसके सर पर हाथ घुमाते हुए कहती है, बेटा मुझे बाहर कुछ काम मिल गया है, अब मैं रोज काम पर जाया करूंगी, तुम अपना ख्याल रखना। घर पर अब जब कुछ पैसे कमा कर घर पर बहू को दूंगी तो वो हम से अब गुस्सा नहीं करेगी, आराम से हम दोनों को इस घर में रहने देगी। पर माँ आपको काम क्या मिला है यह तो बताइए। विष्णु तुम्हें तो पता है कि मैं गांव में रहती थी तो सभी लोगों को अचार बना देती थी और मेरा मीठा अचार तो कितना प्रसिद्ध था। आज मेरी वही कला मेरे काम आ गई और एक दुकान मालिक ने मुझे अपने दुकान पर काम के लिए रख लिया है, उसके लिए 500 एडवांस भी दिए हैं और पूरे 5000 महीना देगा। अच्छा माँ यह तो बहुत ज़्यादा है। माँ मैंने भी तो आपसे अचार बनाना सीखा है, तो क्यों न मैं भी आपके साथ काम पर चला करूँगा, जिससे मैं भी आपकी सहायता कर सकूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप चली जाती है तो पूरा दिन घर पर अकेला रहता हूँ, ना तो कोई मुझसे बात करता है और ना ही कोई मुझे देखता है। हाँ बेटा बात तो तू सही कह रहा है, पर मैं तुझे इतनी दूर तक कैसे ले जाऊंगी, लेकिन तुमको भी लेकर जाऊंगी तो तेरा भी मन लगा रहेगा। पर माँ भाभी मुझे जाने देगी तब तो, देखती हूँ बेटा बहू से बात करके वो क्या बोलती है। लाजवंती जी बहू से बोलती है कि मैं अपने साथ विष्णु को भी ले जाती तो अच्छा होता, जितने हाथ उतने काम होंगे, फिर विष्णु के काम का भी तो पैसे मिलेंगे। पैसे की भूखी बहू ने झट से हाँ कह दिया। अब तो लाजवंती जी अपने बेटे विष्णु को साथ लेकर जाने लगी। दोनों माँ बेटे खूब मेहनत से काम करते और उनके काम लोगों को बहुत पसंद आता। 6 महीने काम करने के बाद दुकान मालिक ने माँ बेटे दोनों के ही पैसे बढ़ाकर डबल कर दिए। अब दोनों को 10,000 मिलने लगे। बहू को जब पता चल गया कि दोनों के पैसे डबल हो गए हैं तो वह दोनों के पैसे छीन कर के अपने पास रख लेती और कहती, एक बुढ़ी और एक पागल, तुम दोनों को पैसों की क्या जरूरत है। बेटा हम दोनों माँ बेटे इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, घर का सारा काम करते हैं, उसके बाद काम करने जाते हैं और जितने भी पैसे कमा कर लाते हैं तुम सब अपने पास रख लेती हो, उसमें से कुछ पैसे तो मुझे दिया करो। ए बुढ़िया तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे जबान लड़ा रही है, तुम्हारे काम पैसे कमा कर लाना है और मुझे देना है, घर के सारे काम करना है, ना कि पैसों को अपने पास रखना। तेरी औकात पैसों को अपने पास रखने की नहीं, बस पूरा दिन काम करने की है। तू इन पैसों को नहीं संभाल पाएगी, तू ठहरी अनपढ़ गंवार, इस पैसों को संभालना क्या जाने। तेरी औकात घर के नौकरानी की जितनी है, घर के चुपचाप से काम कर और बाहर से जो भी पैसे कमा कर लाते वह मुझे दे, और तुम्हें इस घर में रहने के लिए छत, खाने को खाना मिल रहा है, यही बहुत है। इससे ज़्यादा तुम मुझसे इस घर में कुछ भी उम्मीद मत करना। यह मेरा घर है और मेरे हिसाब से तुम्हें रहना पड़ेगा। विष्णु को अपने भाभी की यह सब बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वह तो उस मौके के तलाश में था जब उसके माँ के हाथ में कुछ पैसे आए और वह भाई भाभी का घर हमेशा के लिए छोड़ दे। एक दिन लाजवंती जी विष्णु के साथ काम पर गई तो शाम को वापस ही नहीं आई। घर पर शाम को खाने की तैयारी करनी थी। इधर उनकी बहू परेशान थी कि बुढ़िया अभी तक घर नहीं आई है। घर में किचन में बर्तनों की ढेर लगा हुआ है, पूरा घर गंदा हो गया है, सफाई होनी है और अभी तक नहीं आई है। आने दो, आज दोनों को अच्छी तरह से खबर लूंगी। लेकिन शाम को 6 से रात के 10 बज गए, माँ बेटा घर नहीं आए तो बहू दिव्या को यह तो चिंता नहीं थी कि उसके सास और देवर घर नहीं आए, लेकिन उसको चिंता यह थी कि घर की काम उसको करने पड़ेंगे। बाकी उसे अपने सास देवर से कोई मतलब नहीं था। बहुत दिनों तक लाजवंती जी और विष्णु घर ही नहीं जाते हैं और इधर दिव्या भी उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं समझती। उसको लगता है अच्छा है घर से बला टल गई, लेकिन फिर उसे कहीं न कहीं लगता है कि उसकी सास घर पर थी तो घर के सारे काम करती थी, उसे घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब उसे घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं, जिस वजह से बहुत चिड़चिड़ी हो रही है और अपने सास पर बहुत गुस्सा कर रही है। साथ ही साथ उसे अपने सास के पैसे भी बहुत प्यारे लगने लगे थे कि घर की काम करने के साथ साथ बुढ़िया पैसे भी कमाने लगी थी। उसका पागल बेटा भी पैसे कमा कर दे रहा था। अब दोनों ही अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। पैसे भी चले गए और साथ में घर के काम करने भी पड़ रहे हैं।
पूरा साल कब निकल गया पता नहीं चला, लेकिन विष्णु और उसकी माँ घर वापस नहीं आए। हफ्ते भर बाद होली आने वाला था। एक दिन दिव्या न्यूज़पेपर को पढ़ रही थी तो न्यूज़पेपर के बीच में रखा हुआ पेपर पढ़ती है तो अपने पति से कहती है, सुनो जी, अपने ही शहर में एक खाने के सामानों का दुकान खुला है जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी के सामान मिलती है। इस बार मुझे वहाँ लेकर चलो। अभी नया नया शुरू हुआ है तो कुछ ऑफर भी लगे हुए हैं। इस दुकान के बारे में मेरी सहेली भी बता रही थी, कह रही थी इस दुकान पर एक बार जरूर जाना, बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं और सस्ते दाम भी है। होली की शॉपिंग हम वहीं से कर लेते हैं। ठीक है डार्लिंग, तुम कहती हो तो कल ही चलते हैं। कल मेरे ऑफिस की छुट्टी भी है। दोनों अगले दिन दुकान पर जाने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही दिव्या और उसका पति उनके बाहर पहुंचता है तो दुकान के बोर्ड पर लिखा नाम उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगता है। उस पर लाजो की दुकान लिखा हुआ है, लेकिन फिर सोचती है कि इतनी बड़ी दुनिया में लाजवंत नाम की बहुत है, कौन सी उसकी बुढ़िया सासी है। दुकान के अंदर बहुत सारे लोगों की भीड़ है, एकदम चमचमाता हुआ दुकान को देखकर दिव्या की आंखें चौंक जाती है। दिव्या अपने होली का सामान खरीदने लगती है। वाकई में बहुत ही अच्छे अच्छे सामान है यहाँ। खाने पीने के सारे सामानों से भरा पड़ा है ये दुकान। दिव्या मीठे अचार की एक छोटी डिब्बी उठाकर बोलती है, देखो नयन, यहाँ तो अचारों की भी कितनी सारी वैरायटी है। वो देखो पापड़ भी है। अरे चिप्स भी कितने अलग अलग तरह के हैं। देखो नमकीन, मिनी समोसा, गठिया, चनाचूर, बादाम मसाला, चूरा भाजा, कितने प्रकार के नाश्ते के सामान है। तभी वहाँ खड़ी एक औरत पूछती है दुकान में काम करने वाले एक लड़के से, किस किस चीज़ के अचार है यहाँ? आम, नींबू, कटहल, मिर्च, आंवला, मिक्स अचार, इमली, गाजर, शिमला मिर्च, सेब, मूली और बहुत प्रकार के अचार है हमारे पास। ये सब हमारे दुकान की मालकिन ने खुद ही बनाया है। दिव्या ने कहा, सच में बहुत ही अच्छा दुकान है, अब मैं तो हमेशा इधर ही आया करूंगी। खुश होती हुई दिव्या कहती है। तभी दिव्या की नज़र अपनी सास पर पड़ी, जो काउंटर के पास एक बहुत ही महंगी और घूमने वाली कुर्सी पर बैठी हुई है। पास में बड़ा सा पैसों का बॉक्स रखा जिसमें बहुत सारे पैसे भरे हुए हैं। अपनी सास को कुर्सी पर बैठा देखकर दिव्या अपने पति को कहती है, देखो तुम्हारी बूढ़ी माँ उधर दुकान के मालिक की कुर्सी पर बैठी है, गले से पैसे चुराने के लिए बैठी है। आज इनको अच्छा सबक सिखाती हूँ। दिव्या अपने सास के पास जाकर तेजी से हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्यों बुढ़िया, इतने दिनों से घर नहीं आई, इतने दिनों से कहाँ गायब थी? और तू तो किसी दुकान पे काम करती थी, क्या इसी दुकान पे काम करती है? इतने दिनों में तो बहुत सारा माल कमा लिया होगा। चल वो सारे पैसे निकाल, आज तेरे ही पैसों से मैं शॉपिंग करूंगी। और बताया भी नहीं कि इधर काम करती है, इधर तो बहुत पैसे मिलते होंगे। चल बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, निकाल। तभी पास की कुर्सी पर बैठा हुआ विष्णु उठकर आया और अपनी भाभी का हाथ झटकते हुए बोला, भाभी, माँ को हाथ भी मत लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विष्णु को ठीक ठाक देखकर दिव्या दंग रह गई। ओ पागल, तू ठीक हो गया? क्यों भाभी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पूरी जिंदगी पागल ही रहता? अरे तुम्हारे घर में रहता तो नौकरों की तरह जिंदगी काटता रहता। तो अच्छा हुआ कि उस दिन मैंने माँ से कहा कि जब हम दोनों पैसे कमाते हैं तो हम अपना आराम से क्यों नहीं रहते। अपना इलाज भी करा लिया और मैं धीरे धीरे ठीक भी होने लगा हूँ। भगवान की दया से लोगों को हमारा काम इतना अधिक पसंद आया कि आज हमने अपनी खुद की इतनी बड़ी दुकान डाल ली है। हम दोनों माँ बेटे बहुत मेहनत से इसमें काम करते हैं। अब तुम हमें कमज़ोर समझने की या मजबूर समझने की कोशिश मत करना। और क्या कहा था तुमने कि मेरी माँ को पैसे रखने की औकात नहीं है? देख लो, आज पूरी दुकान की मालकिन, दुकान का सारा पैसा मेरी माँ ही संभालती है। अगर अब तुमने मेरी माँ से कुछ कहा तो ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा। चुपचाप से मेरे माँ का हाथ छोड़ दो। अपनी देवर के तेवर देखकर दिव्या सकपका गया और सबके सामने विष्णु ने जिस तरह से डांटा, अब तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी वो अपनी सास से कुछ कह पाती। हालांकि इतनी बड़ी दुकान और पैसे देकर उसके मन में लालच आ गया। वो अपनी सास के पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। आप मेरे साथ घर चलिए, अब मैं आपको आराम से रखूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी, कोई काम भी नहीं करवाऊंगी। लाजवंती जी कहती है, कौन सा घर? वह घर नहीं है मेरा।
मैंने अपने दूसरा घर खरीद लिया है। मैं और मेरा बेटा उधर बहुत आराम से रह रहे हैं। अब तुम अपने उस सड़े से घर में रहो। मुझे उस घर में आने की जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरी दुकान से। दिव्या चुपचाप से उस दुकान से निकल गई, दूसरी दुकान में चली गई। आज दिव्या अपनी सास और देवर की तरक्की देखकर चली जा रही है। गुस्से में बिना कुछ खरीदे ही घर चली गई। हमें अपने घर में रहने वाले सभी सदस्यों का मान सम्मान देना चाहिए, किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। पता नहीं कब समय बदल जाए और वह व्यक्ति हमारे सामने इतना मजबूत बनकर खड़ा हो जाए कि हम पूरी जिंदगी ईर्ष्या से ही जलते पुटते रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।